हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए फाइनली हमारे देयर सीक्रेट लाइफ के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज तो मैं इसको लास्ट कर ही दूंगी, चाहे मुझे वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना बनाना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को ये लग रहा था कि विंग को उसका वध याद ही नहीं है और वो किसी के को हेल्प करने के लिए यहाँ से जा चुका था। तो दूसरी तरफ विंग वहाँ से गया तो था लेकिन डायरेक्टली अपने घर, क्योंकि उसे अपने बेस्ट हस्बैंड के लिए ना बहुत एक अमेजिंग सा सरप्राइज प्लान करना था। इसलिए उसने घर जाके जितना उससे हो सकता था, जितना उसके दिमाग में आ सकता था यूनिक सी चीज़ें, उसने सब कुछ कर लिया था। लेकिन अब बारी थी फाइनली उसके गिफ्ट की। अभी तक तो सरप्राइजेस चल रहे थे लेकिन अब बारी तो थी गिफ्ट की, और शायद वो उन दोनों का फर्स्ट जो फिजिकल रिलेशनशिप है वही उसका गिफ्ट होने वाला है। विंग ने वांग जी को जैसे ही रूम के अंदर लेके गया तो वांग जी की आंखें बस खुली की खुली रह चुकी थी। वो अपने मन में सोच रहा था क्या विंग इस सब के लिए रेडी है। वो इस सब को चाहता तो बहुत टाइम से था, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि सामने वाले इंसान जो इंसान समझदार होगा वो यही सोचेगा कि सामने वाले की मर्जी भी इसमें शामिल होनी चाहिए, और जो नहीं होगा उसके लिए किसी की मर्जी कोई मैटर नहीं करती है। इसलिए विंग के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये जानने के लिए वांग जी वेट कर रहा था। लेकिन फाइनली आज वांग जी भी ये समझ चुका था कि विंग के मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी एक अ, मतलब हिचकिचाहट उसके दिल में थी कि अगर मैं पहल करूँगा तो कहीं विंग ये ना समझ ले कि मैंने कुछ और ही किया और वांग जी ने कुछ और ही समझ लिया। लेकिन शायद आज उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके लिए ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके रखा था। वांग जी जब तक पूरे रूम को निहार रहा था तब तक विंग उसके बैक पे, उसके वेस्ट पे अपने हाथों को रैप करते हुए अपने फेस को उसके पीठ पे पूरी की पूरी रेस्ट देते हुए वो वांग जी को इस तरीके से उसने हक किया था ना कि वांग जी को आसानी से समझ आ रहा था कि विंग ये एक नॉर्मल हग नहीं है जो कि हमेशा होता है। नॉर्मली कभी भी आओ कहीं से भी और उस खुशी में जो हक एक दूसरे को किया जाता है ये वो वाला नहीं है, ये अलग चीज़ है। इसमें कुछ नीड्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि विंग उससे मांगने की कोशिश कर रहा है। वांग जी ने विंग के हाथों को अपने अराउंड से अनरैप किया और टर्न होते हुए विंग की तरफ देखा तो विंग ने धीरे धीरे अपने टोस को ऊपर उठाते हुए अपने आप को वांग जी के लेवल में आके ले आया, और अब उन दोनों के फेसेस ऑलमोस्ट आमने सामने थे, जिनमें 1 इंच का भी गैप नहीं था। लेकिन ये गैप भी तब मिट चुका था जब विंग ने अपने फिंगर्स के साथ वांग जी के लिप्स के साथ खेलना स्टार्ट किया, और कुछ सेकंड्स के बाद ही उसके लिप्स से अपने फिंगर्स को हटा के अपने लिप्स को उसके लिप्स के साथ कैप्चर कर लिया। वांग जी शायद अब कम्प्लीटली समझ चुका था कि विंग उससे क्या चाहता है। उसने भी विंग के वेस्ट को अपने हाथों से रैप किया और उस किस को और भी ज़्यादा डीप कर दिया। इसी के साथ धीरे धीरे कदमों को अब उसने बेड की तरफ भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। बेड के पास जाते ही उसने पता नहीं कब या किस सिचुएशन में, किस फ्लो में वो दोनों ही जाके बेड पे गिर चुके थे, उन दोनों को ही पता नहीं चला। विंग जहाँ पे वांग जी के अंडर था तो वहीं वांग जी विंग के अबव था। यहाँ पे फिर भी जो चीज़ें वो पहले से ही समझ चुका था, लेकिन फिर भी विंग की एक परमिशन लेना उसे सही लग रहा था। इसलिए उसने एक सेंटेंस में विंग से पूछा, आर यू श्योर? तो विंग ने भी अपने आंखों को ब्लिंक करते हुए, हल्का सा नोट करते हुए उसको श्योरिटी दी कि हाँ मैं श्योर हूँ। वांग जी ने धीरे धीरे अब प्रोसेस को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। उसके फॉरहेड से लेके चीक्स, आइज, नोज, लिप्स और जॉलाइंस और नेक, यहाँ तक किस कर लेने के बाद धीरे धीरे अब उसके हाथ उसके शर्ट में जाने लगी थी। उनके बटन को अनबटन करते हुए धीरे धीरे अब उसको पूरी तरीके से अपर बॉडी में उसने नेकेट कर लिया था, और साथ ही अब वो वेट केसेस भी करना स्टार्ट कर चुका था। धीरे धीरे जब विंग महसूस कर पा रहा था वांग जी के
लिप्स को और टंग को अपनी बॉडी में, तो वो एक अजीब सी फीलिंग महसूस कर रहा था, लाइक उसे गुदगुदी सी हो रही थी अंदर। न जाने कितने बटरफ्लाइज उड़ रहे थे और उसके चीक्स तो इतने इतने हॉट हो चुके थे ना कि उसको लग रहा था शायद इन्हें ठंडा करने के लिए ना उसे बर्फ़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस वक्त बर्फ़ के बारे में वो नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर वो अपने चीक्स को ठंडा करने के बारे में सोचेगा तो यहाँ पे अच्छा सा जो रोमांटिक सा सेशन चल रहा है उसकी तो ऐसी तैसी हो जानी है। विंग ने अपने हाथ को अपने चीक्स पे लगाया ताकि एटलीस्ट उस हॉटनेस को तो वो कम कर सके, लेकिन उसके मुंह से आने वाली स्वीट जो वॉइसेस थी ना, वो वांग जी को एक पल के लिए भी और रुकने के लिए बिल्कुल, मतलब वांग जी खुद पर से कंट्रोल खोते जा रहा था। धीरे धीरे वांग जी के हाथ अब विंग के ट्राउजर्स पे भी जाने लगे थे। उसने विंग के पैंट्स को आराम से बिना किसी जल्दबाजी के ही स्लोली स्लोली उसे लोअर बॉडी में भी नेकेड कर दिया था। लगभग 10 मिनट के इस प्रोसेस में विंग अपने आप को न जाने किस हेवन में महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ वांग जी था जिसके शरीर के सारे कपड़े अभी तक वैसे ही थे, क्योंकि शायद वो वेट कर रहा था कि ये काम विंग करे, और विंग ने इस इच्छा को समझते हुए उसकी इस इच्छा को पूरा भी कर दिया था। वो दोनों ही लगभग 20 मिनट के बाद एक दूसरे को डीपली किस कर लेने के बाद, एक दूसरे की ही ऑल ओवर बॉडी में किस कर लेने के बाद, उन दोनों ने ही एक दूसरे को आराम से प्रिपेयर कर लेने के बाद अब वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे कि एक परमिशन मांग रहा हो तो दूसरा उसको परमिशन दे रहा हो। विंग ने जैसे ही अपने सर को हिला के उसको परमिशन दी, वैसे ही वांग जी ने अपने पास के ही ड्रॉर को खोल के वहाँ से कुछ निकाला था, कुछ छोटा सा पैकेट, जिसे देखने के बाद विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उस पैकेट को पकड़ के दूर फेंक दिया, क्योंकि उसने इशारों में ही वांग जी को ये बता दिया था कि मैं नहीं चाहता कि तुम इसे यूज़ करो। शायद इसलिए क्योंकि विंग चाहता था कि आज वो ये टेस्ट भी कर ले कि क्या वो कंसीव कर सकता है या नहीं। इसी के साथ वांग जी ने भी उसकी इस इच्छा का मान रखते हुए ये सब कुछ बिना किसी प्रोटेक्शन के ही किया था। उन दोनों के बीच में वो चीज़ अब शुरू हो चुकी थी और वो दोनों ही आराम से खोए हुए थे इन सब चीज़ों में। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा खिसक जाना चाहिए, उन दोनों को उनकी प्राइवेसी दे देनी चाहिए। विंग और वांग जी ने इसी के साथ अपने ये फर्स्ट नाइट और वांग जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था। लगभग उन लोगों ने जब नेक्स्ट मॉर्निंग अपने आप को बेड से नीचे किया तो वो दोनों ही काफ़ी थके हुए थे, लेकिन जिसकी असली बैंड बजी हुई थी वो था विंग। उसकी बैक, उसके लेग्स और उसका पूरा बदन टूट रहा था, क्योंकि भले ही उसने गिफ्ट जिस इंसान को दिया था वो दिखने में ही शांत हो, लेकिन बेड में तो वो शांत नहीं हो सकता। इस बात का रिग्रेट विंग को अभी हो रहा था, क्योंकि उसी ने वांग जी को ये अलाउ किया था ये सब कुछ करने के लिए, और मिडिल ऑफ दिस सिचुएशन वो उसको रोक भी नहीं सकता था। इसलिए अभी उसको तो बहुत बुरी हालत थी, लेकिन जब पार्टनर वांग जी जैसा हो उसे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। उसने नोटिस किया कि विंग ऑलमोस्ट स्ट्रगल कर रहा है उठने के लिए, तो उसने विंग की तरफ बढ़ते हुए उसको अपने आर्म्स में लेते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, और वहाँ जाके आराम से दोनों ही फ्रेशन अप होते हैं, एक साथ शावर लेते हैं और एक साथ नहा धो के बाहर आ चुके थे। लेकिन इस वक्त भी वांग जी के गोद में विंग था। इसी के साथ उन दोनों ने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया और ब्रेकफास्ट में उसको ले लिया, और इसके साथ उन लोगों ने लगभग 2 हफ्ते की छुट्टी भी ले ली, क्योंकि अब वो डायरेक्टली जाने वाले थे अपने हनीमून पे। इसी के साथ दिन गुजरते गए और उन दोनों की लाइफ और भी ज़्यादा हैप्पी होती गई, लेकिन कमी थी तो अब एक बेबी की। हालांकि वांग जी को इस सब से कोई मतलब नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो बेबी नहीं चाहता था, लेकिन हाँ, विंग का होना उसकी लाइफ में ही काफ़ी था, इसलिए उसको किसी और चीज़ की ज़्यादा इच्छा नहीं थी। लेकिन विंग था जिसको इच्छा थी कि उनकी लाइफ में एक बेबी हो। लेकिन जब वक्त निकलते गया और डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद उन्हें ये कंफर्म हो गया कि विंग अब कंसीव नहीं कर सकता। इस बात को गुजरे हुए लगभग 1 साल हो चुका था, और विंग और वांग जी की लाइफ वैसे तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब उन दोनों के बीच में कोई तनाव नहीं चल रहा था, बस बातें हो रही थी बेबी को लेके। लेकिन अब उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो बेबी को अडॉप्ट करेंगे।
जहाँ पे वांग जी चाहता था कि बेबी ऑलमोस्ट 5 साल का तो होना चाहिए, वहीं पर विंग चाहता था कि बेबी छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम उसके बचपन से उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उसके हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। तो वही वांग जी उसको ये समझाते हुए बोलता है कि हम उसके साथ कब रहेंगे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम उसके साथ कब रहने वाले हैं, क्या हम अपने ऑफिस को छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं निभानी होगी, लेकिन हाँ, उसके लिए हमें सोचना भी तो होगा ना। माना मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, तुम्हारी जगह मैं किसी और को अपॉइंट कर लूँ, लेकिन फिर भी चीज़ वही आती है कि छोटे बच्चे को संभालना इतना आसान नहीं होता। और जहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमारी हेल्प करेंगे तो भी उन लोगों को भी अब एक वक्त आ चुका है जहाँ पे उनकी प्राइवेसी दे देनी चाहिए। हाँ, उनके ग्रैंड चाइल्ड भी होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिन रात यहाँ पे आके रहेंगे, यहाँ पे आके हमारी हेल्प करेंगे। मुझे लगता है कि बेबी एटलीस्ट 5 साल का तो होना चाहिए, लेकिन विंग फिर से नहीं, बेबी एटलीस्ट 1 साल का, सॉरी 1 साल का होना चाहिए। वांग जी जहाँ फिर हार मानते हुए विंग को बोलता है ठीक है 4 साल का, तो विंग फिर से स्टबर्न बनते हुए बोलता है नहीं 2 साल का। फाइनली बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अराउंड ऑफ 3 साल के बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, जिसको संभालना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा और जिसका बचपन भी हम इंजॉय कर पाएंगे। इसी के साथ वो दोनों ही लगभग एक हफ्ते के बाद किसी एक ऑर्फनेज में जाने की सोचते हैं। वैसे तो लैंड कॉरपोरेशन से बहुत सारे ऑर्फनेज हैं जहाँ पे वो लोग डोनेशन करते हैं, और ओल्ड एज हाउस भी वहाँ पे हैं बहुत सारे, मतलब जहाँ पे वो लोग डोनेशन देते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे मतलब जगह हैं जहाँ पे वो एज ए ट्रस्टी भी रह चुके हैं, जिसके चलते अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको किसी को अडॉप्ट करने में उतनी परेशानी भी नहीं होगी, और ना ही वहाँ पे ज़्यादा मतलब जितना उनकी फैमिली को जाना जाता है उसके चलते वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। फाइनली एक हफ्ते के बाद विंग और वांग जी विज़िट करते हैं एक ऑर्फनेज को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब लगभग एक से भी छोटे साल से लेके 18 साल के पूरे बच्चे थे। और विंग और वांग जी फिर से एक और चीज़ डिसाइड करते हैं कि ठीक है, अब हम एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखते हैं, जो भी हमें पसंद आएगा, जिसे देख के हमें लगेगा कि हम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं, हम उससे करेंगे। डज नॉट मैटर कि वो 2 साल का है या फिर 15-16 साल का, अगर हमें वैसा ही बच्चा पसंद आता है तो हम उसी को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, इस बात पे विंग भी मान चुका था और वांग जी भी इस बात पे एग्री हो चुका था। वहाँ जाने के बाद उस जो ऑर्फनेज का ओनर था उसने बहुत सारे बच्चे विंग और वांग जी को दिखाए थे। वैसे तो उन्हें सभी पसंद आ रहे थे, लेकिन एज़ पर लॉ वो इतने लोगों को अडॉप्ट नहीं कर सकते, भले ही वो ट्रस्टी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो इतने लोगों को तो अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन विंग और वांग जी ये डिसाइड करते हैं कि भले ही वो आज यहाँ से एक बच्चे को अडॉप्ट करके ले जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके इन बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें वो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने ऑलमोस्ट सभी बच्चों को देख लिया था और सभी पे उन लोगों का दिल आ रहा था कि हम इसे भी अडॉप्ट कर लें। नेक्स्ट को देखते तो चलो ठीक है इसी को कर लें, अगले को देखेंगे चलो ठीक है इसी को कर लें, लेकिन अभी तक उन्होंने सभी बच्चों को देख लिया था, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए थे कि वो किसे अडॉप्ट करेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें पहले ही कोई और अडॉप्ट के लिए वहाँ पे पेपर सबमिट कर चुका था, और बहुत सारे ऐसे थे जो कि किसी के घर वाले उन्हें वहाँ छोड़ के गए थे कुछ टाइम के लिए, और वो वापस उन्हें लेके जाएंगे इस बात की श्योरिटी वो लोग वहाँ पे दे के गए थे, ताकि कोई उन्हें किसी और को अडॉप्ट ना करने दे। लेकिन इसी प्रोसेस में एक बच्चा मिस हो चुका था, यानी कि वो गार्डन के एक कॉर्नर पे बैठा हुआ था जो कि मिट्टी के साथ खेल रहा था। उसे देखने के बाद, वैसे तो उनसे अभी तक विंग और वांग जी दोनों ने ही बैक साइड से देखा था, उसके लंबे से बाल, उसके हाफ बधे हुए पोनीटेल, ये देखने के बाद विंग और वांग जी को लग रहा था कि जिसके बाल इतने खूबसूरत होंगे वो कितना खूबसूरत नहीं होगे। उसने उस बेबी के पास जाते हुए उस बेबी को टर्न किया तो सच में वो बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट था, और उसकी क्यूटनेस और बढ़ गई जब उसे लान वांगजी और विंग ने मिट्टी खाते हुए देखा था। मिट्टी
उसके लिप्स पे, उसके अपर लिप्स पे, चीक्स पे, इवन उसके नोज़ पे भी लगी हुई थी। और उसके हाथ तो पूरे पूरे मिट्टी से भरे हुए थे। कपड़े इतने गंदे हो चुके थे कि शायद अब धो के भी उनका दाग नहीं जाने वाला था। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश था मिट्टी खा के, क्योंकि उस मिट्टी को में भी पता नहीं क्या सोच के, या फिर उसे टेस्टी लग रही थी। उसे खाते हुए ना उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। लेकिन वो और मतलब थोड़ा सा डर सहम सा गया जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे मिट्टी खाते हुए देख लिया है, उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने अपने इनोसेंट से फेस के साथ, पाउटी लिप्स के साथ विंग और वांग जी की तरफ देखना स्टार्ट किया। तो विंग और वांग जी अपने आप को उस बच्ची को देखने से रोक ही नहीं पाए। इवन विंग ने तो उस बच्चे को गोद में उठाते हुए उसको बहुत क्यूटली उसके चीक्स को पिंच करना, उसके नोज को पिंच करना, इवन उसके हाथ को मतलब जैसे गुदगुदी सी करना, क्योंकि वो मिट्टी में सना हुआ बच्चा ना और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी ने अपनी हैंकी विंग को देते हुए इशारा किया कि इसके फेस और मतलब फेस को साफ कर दो, साथ ही साथ उसके हाथ को भी साफ कर दो। विंग ने वैसा ही करना शुरू किया। जो इंसान अभी तक विंग और वांग जी के आगे पीछे घूम रहा था, उसे बच्चों से इंट्रोड्यूस करवा रहा था, वो वहाँ पे आता है। तो विंग वांग जी को विंग उस इंसान से बोलता है कि सी इज सो क्यूट। तो वो बंदा आंसर करते हुए बोलता है, हाँ ये क्यूट तो है, बट ये सी नहीं है, ये ही है। और ये जान लेने के बाद विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे और एक साथ बोले, क्या ये ही है? ये एक लड़का है? तो हाँ, वो बंदा बताता है कि हाँ ये एक लड़का है, बस इसके क्यूट फेस और इस लंबे बालों को देखने के बाद हर कोई ये सोचता है कि लड़की है, लेकिन असल में ये लड़का है। सच में विंग ने एक बहुत सारे क्यूट से वे में ये उस आदमी से पूछा। तो उस आदमी ने आंसर करते हुए बोला, हाँ बस इसे अपने बाल कटवाना नहीं पसंद, इसलिए ये लंबे से बाल इसने रख रखे हैं। कोई भी इसके बालों पे हाथ लगा दे काटने के लिए तो ये बच्चा यहाँ पे तहलका मचा देता है। इसलिए पिछले 2 सालों में हमने एक बार भी इसके बालों पे कैंची नहीं चलाई है। इवन उससे पहले भी किसी ने इसके बालों पे कैंची नहीं लगाई थी। इस बात को सुनते हुए विंग और वांग जी और साथ ही में वो इंसान और गोद में वो बच्चा धीरे धीरे अब ऑफिस की साइड को बढ़ने लगे थे। वहाँ पे पहुँचते ही वांग जी ने विंग के लिए चेयरफुल की ताकि विंग बैठ सके, क्योंकि उसके गोद में पहले से ही बेबी था। उसको आराम से अपनी गोद में बैठा लेने के बाद विंग उस इंसान से पूछता है कि हम इसी को अडॉप्ट करेंगे। तो वो इंसान एक मतलब सैड फेस के साथ उसको बोलता है, सैड नहीं मतलब एक अजीब सा दुख जो कि किसी इंसान की इच्छा पूरी ना करने पर होती है, ऐसा एक्सप्रेशन उसके साथ उसको बोलता है कि आई एम सॉरी बट आप इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो विंग और वांग जी एक साथ उससे पूछते हैं कि क्यों क्यों हम इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो वो आदमी आंसर करते हुए बोलता है, एक्चुअल में ये कोई ऑर्फन नहीं है, बस यहाँ पे रह रहा है अपने 5 साल तक होने के लिए। तो इस बात पे वांग जी फिर से बोलता है, इसका क्या मतलब है कि कोई ऑर्फन नहीं है और यहाँ पे रह रहा है 5 साल के लिए। तो तभी वो आदमी बताता है कि एक्चुअल में इसके कजिन ब्रदर और सिस्टर ने इसको यहाँ पे रखा है सिर्फ 5 साल के लिए। अभी वो भी कॉलेज स्टूडेंट हैं और एक स्कूल का स्टूडेंट है, इसलिए वो दोनों ही इसका ध्यान नहीं रख पा रहे थे। लेकिन वो दोनों ही अपने पार्ट टाइम जॉब से इसके सारे एक्सपेंसेस उठा रहे हैं। इवन यहाँ का इस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। और इसलिए उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि भले ही वो यहाँ पे मतलब उसका ध्यान रखने नहीं आ सकते, लेकिन प्लीज़ कम से कम 5 साल तक के लिए इसका ध्यान रख लीजिए। इस बात को सुनने के बाद विंग और वांग जी को अजीब सी फील हो रही थी कि जब वो उसके एक्सपेंसेस उठा रहे हैं तो उसका ध्यान क्यों नहीं रख सकते। तो इस बात पे विंग ने उसे पूरी कहानी बताने के लिए बोला कि ये क्या माजरा है। तो तब वो ओनर बताना स्टार्ट करता है कि एक्चुअल में इसे लगभग 2 साल पहले यहाँ पे लाया गया था। इसे तब यहाँ पे लाया गया था जब इसके डैड की डेथ हो गई थी। एक्चुअली में इसकी मॉम इसको जन्म देते वक्त ही मर चुकी थी और इसके डैड जो कि इसकी मॉम की डेथ के बाद सदमे में थे और अचानक हार्ट अटैक की वजह से 1 साल के बाद उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन जो उसके बाद इसे संभाल रहे थे वो थे इसके कजन सिबलिंग्स, जो कि इसका ध्यान रखना तो चाहते थे लेकिन खुद स्टूडेंट होने की वजह से
इसका ध्यान नहीं रख पा रहे थे और ऊपर से अब उन्हें पार्ट टाइम्स जॉब भी करनी होंगी, क्योंकि जब तक इसके डैड जिंदा थे वो इनका ध्यान रखा करते थे। जब तक मतलब वो दोनों भी ऑर्फन हैं और उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद इसी के माता पिता ने उन दोनों का ध्यान रखा था। मॉम के डेथ के बाद डैड भी ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन तो हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें इतना ख्याल था कि उन्हें 3-3 बच्चों को पालना है। लेकिन उनकी डेथ के बाद फिर से सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब उन दोनों बच्चों को ही पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए और साथ ही साथ इसके लिए भी। इसी के चलते सुबह से शाम तक वो घर नहीं आ पाते, जिसके चलते वो लोग इसका ध्यान रखना बिल्कुल भी मतलब उनसे इनका ध्यान रखा ही नहीं जा रहा था। इसलिए उन्होंने इसे यहाँ रखा है, जो कि वो हर हफ्ते यहाँ पे आके इससे मिलते हैं और साथ ही साथ इसके जितने भी खर्चे होते हैं उसके रिलेटेड सारी सारी चीज़ें रखे जाते हैं और साथ ही इसके मतलब जितनी खर्चे में पैसे लगने हैं वो भी दे के जाते हैं। और उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि इसे किसी को भी अडॉप्ट ना मतलब अडॉप्शन के लिए इसका नाम कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 साल के बाद वो खुद इसे यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि 5 साल के हो जाने के बाद ये थोड़ा बहुत समझदार हो जाएगा और साथ ही साथ तब इसके स्कूल जाने का भी टाइम हो जाएगा। और तब तक उनकी इसकी जो बड़ी बहन है वो भी अपने कॉलेज से पास आउट हो जाएगी और फिर कोई अच्छी सी जॉब देख के इसके लिए बेबी सिटर वो घर पे ही रख सकती है अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन हाँ, यहाँ पे उसको पूरी कोशिश की जा रही है कि इसे हर एक चीज़ अच्छी से अच्छी सिखाई जाए ताकि इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। इस बात को समझते हुए विंग और वांग जी एक चीज़ तो समझ चुके थे कि इसके जो सिस्टर और ब्रदर है ना वो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो लोग भी ऑर्फन हैं और उन्हें भी ज़रूरत है किसी की उन्हें सपोर्ट की। जहाँ वो खुद एक स्टूडेंट है उन्हें पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो दोनों पार्ट टाइम्स जॉब करके इसके एक्सपेंसेस अपने एक्सपेंसेस पता नहीं क्या क्या मतलब हर एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। और उसके चलते उन लोगों को लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सब के चलते वो लोग अपना ध्यान रखना भूल जाएं। विंग और वांग जी ने उन दोनों का ही मतलब उन दोनों का पता ले लिया और इसी के साथ अगले दिन उन दोनों ने उस बच्चे के साथ उसे विजिट करने का सोचा। उन लोगों के घर में विजिट करने का सोचा। नेक्स्ट डे विंग और वांग जी फिर से ऑर्फनेज में आए, उस बेबी को अपने साथ लेके उस एड्रेस पे चले गए जहाँ पे वो दोनों ही रहते थे। आज संडे था तो वो पूरी श्योरिटी थी कि शायद वो वहाँ पे मिल जाएं, क्योंकि संडे के दिन वो यहाँ पे इस बच्चे से मिलने आते थे और अगर यहाँ पे उस बच्चे के मिलने के टाइम से पहले ही वो उसके घर पे पहुँच जाएं तो वो लोग वहाँ पे उन्हें मिल सकते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग उस एड्रेस पे पहुँच चुके थे और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जब डोर नॉक किया तो अंदर से दो मतलब एक लड़का एक लड़की उन्हें दिखाई दिए। अंदर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने पाया कि एक छोटा सा कमरा, उसी में एक साइड पे गैस रखी हुई है, एक साइड पे कपड़े रखने का कबर्ड है, मतलब पूरा का सारा दुनिया उन्होंने एक कमरे के अंदर रखी हुई थी और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई लिखाई का जितना भी सामान था वो वहीं पे था। ये देखने के बाद विंग और वांग जी को तो बहुत अजीब सा लगने लगा कि इतनी छोटी सी चीज़ में ये इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसको मजबूरी होती है उसे करना ही पड़ता है। पहले तो उन दोनों बच्चों को ही समझ में नहीं आया कि ये दोनों कौन हैं और हमारे घर में क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वो छोटा सा बच्चा जो कि उन्हीं का छोटा ब्रदर है वो उसकी गोद पे है, यानी कि विंग की गोद में है, तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गई। उसमें से लड़की ने आगे बढ़ते हुए उस बच्चे को अपने साथ लेते हुए उसको उस आदमी से पूछा कि ये बच्चा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, मेरा युआन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो तब जाके विंग और वांग जी को फाइनली ये पता चला कि इसका नाम जुआन है, क्योंकि इस स्टोरी को जानने के चक्कर में वो तो यही भूल चुके थे कि इस बच्चे का नाम भी उन्हें जानना चाहिए। लेकिन अगले ही पल विंग और वांग जी ने उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें समझा दी थी, जिसके चलते अब वो दोनों इतना तो समझ चुके थे कि ये दोनों युवान को अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो लड़की मानने के लिए तैयार नहीं थी और लड़का अभी छोटा था तो इस मैटर में ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। लगभग 1 घंटे के इस डिस्कशन के बाद फाइनली उस लड़की ने एक चीज़ तो मान ली थी कि अगर युवान इन लोगों के साथ जाता है तो उसे एक अच्छी लाइफ मिलेगी। और वैसे भी बच्चा कहीं और नहीं लैन फैमिली में जा रहा है, क्योंकि इस कंट्री में इस सिटी में
लैन फैमिली का इतना अच्छा नाम है, इतना अच्छा रुतबा है, जो भी उनका नाम लेता है और रिस्पेक्ट के साथ लेता है। इवन उसकी कंपनी में काम करने के लिए भी लोग तरसते हैं, क्योंकि उस कंपनी के अंदर जो माहौल रहता है उसे देखने के बाद हर कोई ये समझता है कि लैन फैमिली जैसी फैमिली कोई नहीं हो सकती। फाइनली वो दोनों मानने के लिए तो तैयार थे, लेकिन फिर भी अपने भाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वांग जी उनके सामने कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनने के बाद वो लोग फाइनली ये तो मान चुके थे कि ठीक है, हम कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करेंगे कि तुम दोनों युवान को अच्छे से संभाल पाते हो या नहीं। वांग जी ने उन दोनों के सामने ये बोला था कि हम सिर्फ युवान को ही यहाँ से नहीं लेके जाएंगे, हम लोग तुम्हें भी यहाँ से लेके जाएंगे और तुम लोग आज के बाद हमारे साथ रहोगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम युवान को हमें अडॉप्ट करने दोगे या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनों की मैं हेल्प कर सकता हूँ मुझे करनी चाहिए। और इस वक्त तुम दोनों को ही पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अगर तुम पढ़ाई पूरी कर लेते हो तो उसके बाद तुम जॉब कर सकते हो, लेकिन अगर तुम पढ़ाई के बीच में जॉब करोगे तो तुम्हारे पढ़ाई से ध्यान थोड़ा सा भटक जाएगा, जिसके चलते तुम वो नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। पढ़ाई के बाद भी कुछ और चीज़ें होती हैं जो करनी ज़रूरी होती हैं। सिर्फ जॉब ही ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ज़रूरी होती है एक लाइफ को जीने के लिए। तुम्हारी इच्छाएं ज़रूरी हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उन इच्छाओं को जियो। और आज के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरे साथ रहो, हमारे घर में रहो। और हाँ, जहाँ तक बात रही युवान की, तो युवान तुम्हारा भाई हमेशा ही रहेगा, चाहे उसे हम लीगली अडॉप्ट करें या ना करें, लेकिन फिर भी वो रहेगा तुम्हारा ही भाई और तुम लोगों का पूरा पूरा उस पर अधिकार है। अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग इसके काबिल हैं तो तुम हमें युवान को अडॉप्ट करने दे सकते हो। अगर नहीं लगता कि हम लोग इसके काबिल नहीं हैं तो तुम लोग, जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तुम युवान को लेके हमारे साथ से जा सकते हो। इसी के साथ वांग जी ने अपनी बात तो कंप्लीट कर दी थी, लेकिन विंग को एक अजीब सा डर लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि जब इन दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाए और ये युवान को लेके चले जाएं, क्योंकि वो युवान को बिल्कुल भी लेके जाने देने, मतलब अपने से दूर अब नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि एक बेबी वाली फीलिंग्स ना उसे युवान से आने लगी थी। मतलब देखा जाए तो एक ऐसी वाली फीलिंग जहाँ पे एक माँ को अपने बच्चे के लिए आती है, सेम वैसी ही फीलिंग विंग को उस छोटे से बच्चे युवान के लिए आने लगी थी। दूसरी तरफ वो लड़की थी जो कि समझदार थी और उसे एक चीज़ और समझ में आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में हम लोग सिर्फ जॉब करने के चक्कर में अपने एक ब्राइट फ्यूचर को खो दें, और जहाँ पे ये लोग हमें ऑफ़र कर रहे हैं तो हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को क्यों खोएं। जहाँ तक बात है इन लोगों के जितने पैसे लगेंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जब मैं अच्छी सी जॉब पालूँ तो तब जाके मैं इन लोगों के पैसे वापस कर दूं। और बात रही अभी की, तो युवान के लिए मुझे लगता है इससे अच्छा फ्यूचर और नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मुझे कुछ टाइम के लिए तो इन्हें ऑब्जर्व करना होगा। इसी के साथ वो एग्री हो चुकी थी कि ठीक है, हम लोग आज से आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब तक मैं ये डिसाइड, मतलब मुझे फीलिंग नहीं आती है कि आप लोग युवान के लिए परफेक्ट पेरेंट्स हैं, तब तक युवान आपको लीगली मॉम डैड नहीं बोल सकता, या फिर आप लोग लीगली उससे अपने बच्चे के तौर पे किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस बात पे विंग और वांग जी दोनों ही एग्री हो चुके थे और उन तीनों को ही लेके वो अपने घर आ चुके थे। और ये दोनों कोई और नहीं, वैन किंग और वैनिंग थे। इसी के साथ लगभग 6 महीने निकल चुके थे। वैन किंग का ऑलमोस्ट कॉलेज कंप्लीट हो चुका था और वो अब जॉब के लिए अप्लाई करने लगी थी, लेकिन अब शायद उसे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वांग जी ने वैन किंग को एज ए पर्सनल असिस्टेंट अपने ही कंपनी में हायर कर लिया था, क्योंकि विंग को अब युवान का ध्यान रखना था और घर में एक पेरेंट्स का होना ज़रूरी होता है। चाहे बच्चे छोटे हो या बड़े, घर में एक, मतलब दोनों में से एक भी रहता है ना, तो बच्चा बहुत ज़्यादा अलग लेवल की, मतलब उसकी परवरिश होती है। और इस बात को समझते हुए विंग ने डिसाइड किया था कि वो अब ऑफिस छोड़ देगा, लेकिन उसकी जगह किसी न किसी तो लेनी ही पड़ेगी। इसलिए वैन किंग को ही ये अपॉर्चुनिटी दी गई। दूसरी तरफ वैनिंग था, जो कि ऑलमोस्ट अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करके अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर कर चुका था। ये 6 महीने उन लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, लेकिन जहाँ पे वैन किंग ने ये डिसाइड किया था कि जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक
वो युवान को उन दोनों को लीगली मॉम डैड मानने नहीं देगा, लेकिन शायद डेस्टिनी कुछ और चाहती थी, क्योंकि युवान खुद विंग को मॉम और वांग जी को डैड बोलना स्टार्ट कर चुका था। और इस 6 महीनों में वैन किंग को भी पूरी तरीके से विश्वास हो चुका था कि इससे अच्छे पेरेंट्स उसके भाई को नहीं मिल सकते। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो लीगली युवान को इन दोनों को दे देंगे, क्योंकि युवान के लिए एक ब्राइट फ्यूचर इन फ्यूचर वेट कर रहा है और उसको वैन किंग उससे छीनना नहीं चाहती है। इसलिए उसने पूरी की पूरी कार्रवाई करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बना के अब 6 महीने के बाद युवान को पूरी तरीके से विंग और वांग जी को दे दिया था। और विंग और वांग जी ने भी लीगली अब युवान को अपना बना लिया था, जहाँ पे वो लोग सबको ये बता सकते थे कि युवान आज से उनका बेटा है। इधर वैन किंग ने न्यूज़ ज्वाइन किया था और उधर उन्हें उनका बेटा मिल चुका था, तो इस बात की सेलिब्रेशन तो बनती थी। इसलिए लान वांग जी जितने लोगों को जानता था, अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ साथ और अपने सारे रिलेटिव्स के साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहता था, क्योंकि बेबी उनकी लाइफ में आया है। और वो बेबी भी कोई ऐसा वैसा नहीं, लान युआन, जिसका नाम अब वांग जी ने बदल के लैन सुजोई रख दिया था, क्योंकि सुजोई उसको हमेशा से ही अपने बच्चे का नाम रखना था। लेकिन विंग के लिए युआन ही ठीक था, उसे तो युआन ही पसंद था। उन लोगों ने एक ग्रैंड पार्टी वहाँ पे ऑर्गेनाइज की थी, जिसके चलते उन लोगों की खुशी उनके फेस से ऐसे झलक रही थी ना कि कोई भी कह सकता था कि इस बच्चे को पालने के बाद इन दोनों की खुशी ना सातवें आसमान पे है। विंग और वांग जी युआन को अपने गोद में लेके आराम से एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे के साथ वो पल एंजॉय कर रहे थे। और युआन भी इतना खुश था कि उसकी जो स्माइल थी ना, वो देख लेने के बाद कोई भी इंसान मतलब हाय क्या ज़बरदस्त नज़ारा देख रहा हूँ, यही सोच रहा था। लेकिन अभी तक सबको यही लग रहा था कि ये एक लड़की है, क्योंकि युआन ने इन 6 महीनों में भी किसी को अलाउ नहीं किया था कि वो उसके बालों को काट सके। और विंग और वांग जी ने भी उसके बालों को वैसे ही रहने दिया, क्योंकि वो सच में इन बालों में हद से ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वैसे तो सभी लोग जानते थे कि विंग और वांग जी एक मैरिड कपल हैं और अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी लोगों की इच्छा थी कि वो उन दोनों को इसी तरीके से देखे जैसे कि वो अभी देख रहे थे। लाइक विंग और वांग जी एक दूसरे को हक किए हुए थे और गोद में युआन था, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी बिल्कुल ऐसे ही हंसते मुस्कुराते एक दूसरे की बाहों में और गोद में युआन को लिए और ऐसे ही खिलखिलाते हुए पूरी पार्टी स्पेंड की थी। लेकिन वांग जी के एक ऐसे सेंटेंस ने ना विंग को हंसने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि वांग जी ने विंग को ये बोला, तुम्हें पता है आज के बाद हम अपनी ये सीक्रेट लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस बात पे विंग ने गीगल करते हुए वांग जी को देखा और उसके चीक्स के साथ साथ उसके लिप्स पे भी किस कर दिया। लेकिन वांग जी ने इस किस को एक पैक ना रहते हुए उसको एक पैशनेट, डीप और अमेजिंग सा किस बना दिया, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों के सामने हुआ था। और ये किस होते ही सभी लोगों ने क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और फाइनली आज उनकी सीक्रेट लाइफ सबके सामने आ चुकी थी। और इसी के साथ ये एफएफ हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस एफएफ को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। इसके अलावा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मैं 2 एफएफ मेरे माइंड में अभी चल रहे हैं जिनको मैं दोनों को ही एक साथ शेयर करने की सोच रही थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दो एफएफ एक साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इसलिए मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि मैं कौन सा एफएफ पहले स्टार्ट करूँ। जिसमें से पहला तो मेरे माइंड में आ रहा है, नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ उसमें वांग जी जो है ना वो विंग की गलतियाँ अज्यूम कर लेता है। विंग गलती करे या ना करे, लेकिन हाँ वो अज्यूम ज़रूर करता है। दूसरा, जहाँ पे एक विंग को मतलब एक गलत फहमी के चलते वो वांग जी को छोड़ के चले जाता है, वो भी तब जब वो वांग जी को अपना लव कन्फेस करने वाला था। ये उनकी टीनेज टाइम पे हुआ था और उन्हें बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है एक दूसरे से मिलने के लिए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से मैं किस स्टोरी को पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपने प्यारे से कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये एफएफ कैसा लगा और अब जो मैं एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ वो मैं कौन सा करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।